आ रही है आवाज़? ठीक है, ठीक है बेटा। आज एक्चुअली वो कुछ बच्चे अब्सेंट है, जिनका 12th के बच्चे हैं, जो जिनका बोर्ड्स का पेपर है, तो वो आज आए नहीं है। लेकिन टॉपिक वैसे मैं आज ही ख़त्म कर देता, तो पूरा तो ख़त्म नहीं करूँगा लेकिन कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं, कि नहीं तो फिर आप लोगों का भी फिर टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट काफ़ी अच्छे से बता दिए थे। अब आगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड हम सीखेंगे। किसके? हमने, अच्छा बताओ, ये पूरी प्रोसेस किस लिए की? बायोटेक्नोलॉजी में हमने जो भी अब तक सीखा है उससे क्या समझ आया? पूरी प्रोसेस ही किसके लिए थी? नहीं, डिजायर्ड जीन के लिए नहीं थी, वो थी भाई ह्यूमन के यूज के लिए। मैंने बताया ना, सेल्फिश चैप्टर है। सेल्फिश चैप्टर यानी कि इसमें हम पूरी प्रोसेस किसके लिए करा रहे हैं? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। समझ पाए? तो ह्यूमंस को कोई प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट हम जेनेटिक लेवल पे कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट को हायर अमाउंट में कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये सब तो हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं ना। तो हमने अब तक जो भी स्टेप्स कवर किए, वो स्टेप्स कवर करते करते हम कहाँ पहुंच गए थे? ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ पाए? अब ट्रांसफॉर्मेंट में कौन से वाले? रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब आगे की जो बातें चलेंगी वो चलेंगी ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट पे, क्योंकि इन्हीं से क्या मिलेगा हमारे लिए? हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट इससे क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने इसी के जेनेटिक मटेरियल में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट कर दिया है। जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंटीग्रेट कर दिया है, क्योंकि इस प्लाज्मिड में अब क्या हो सकता है? ORI साइट होगी। ORI साइट होगी तो इसका रेप्लिकेशन होगा। इसका रेप्लिकेशन होगा तो फिर हमारा जो डिजायर्ड जीन है उसकी बहुत सी कॉपीज बनेंगी। अगर बहुत सी कॉपीज बनी तो उससे ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो उससे बहुत से RNAs बनेंगे। अगर उससे RNAs बन रहे हैं मीन्स अब उसमें ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनेगी। और प्रोटीन या तो एंजाइम होगी या फिर कोई भी प्रोडक्ट होगी। तो अब वो सारी प्रोसेस कैसे होती है वो हम सीख रहे हैं। और उसमें अब जो स्टेप हम सीखने जा रहे हैं कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बनाया है, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे? इसको किसी होस्ट में इंसर्ट करेंगे। तो अब होस्ट हम किसी को भी ले सकते हैं। एनिमल सेल हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है, बैक्टीरियल सेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब कोई भी होस्ट जो हमने चूज किया है, उस होस्ट में हम इस जीन को, कौन से वाले? डिजायर्ड जीन को प्लाज्मिड की हेल्प से कैसे इंसर्ट करेंगे। अगर हमने प्लाज्मिड की हेल्प से इंसर्ट किया तो फिर वो क्या है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, क्योंकि हमें, मेरा पर्पस क्या है? कोई प्रोडक्ट बनाना। और हमारा पर्पस रिजॉल्व हो रहा है हमारे डिजायर्ड जीन से। अब हमारा जो डिजायर्ड जीन है, हम डायरेक्ट अगर उसमें इंसर्ट कर दें तो डायरेक्ट मेथड। अगर हम उसको किसी वेक्टर की हेल्प से इंसर्ट करें तो फिर वो इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले अब कुछ देर तक ध्यान से सीखेंगे कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड हमें कौन सा अच्छा होता है, कौन सा फॉलो करना चाहिए, और क्यों हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। क्या कंडीशंस होती है जिसमें हमें इनडायरेक्ट ही करना पड़ता है, क्या कंडीशंस होती है जिसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब कुछ देर हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड की। अब इनडायरेक्ट यानी कि इसमें वेक्टर यूज होता है। अब बात आती है कि वेक्टर यूज तो होता है सर, वेक्टर यूज होता क्यों है? कोई बता सकता है? ड्रॉपर्स पढ़ा होगा आप लोगों ने लास्ट ईयर। हाँ ठीक है, आपने बहुत सिंप्लीफाइड टर्म बोला है, बहुत अच्छा है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। एक्सेप्ट होना या ना होना, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, आपने नई चीज बताई एक अच्छी, कि उसके जीनोमिक डीएनए का इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसे जीनोमिक डीएनए का इंटीग्रेटेड पार्ट होना क्यों है? ठीक है, डाइजेस्ट कर देंगे, एक रीजन समझ आ गया कि हाँ, अगर कोई फॉरेन डीएनए हमारी सेल में है तो हमारी सेल उसे क्या मानेगी? कोई फॉरेन एजेंट मान के डाइजेस्ट कर सकती है।
ठीक है, लेकिन क्या इसी वजह से हम उसमें इंटीग्रेट कराते हैं? ठीक है, तो मेन रीजन क्या होता है इंटीग्रेट कराने? हाँ ठीक है, इन्होंने बताया उसे रेप्लिकेट करा के नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाना है। ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन रेप्लिकेट कराने में और जीनोम में इंसर्ट कराने में अगर कोई कनेक्शन है तो वो कनेक्शन क्या है? मतलब ऐसा क्या एक रीजन क्या है जिस रीजन से हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी होस्ट के मेन डीएनए का इंटीग्रेटेड पार्ट बनाते हैं? ठीक है, आपने बोला रेप्लिकेशन जीनोमिक डीएनए की होती है। मैं जो एक चीज बार बार पूछना चाह रहा हूं, गुड, बिग क्लैप फॉर हर। द रीजन इज ORI साइट। अगर हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को या डिजायर्ड जीन को किसी भी सेल में भेजा, उस सेल में उसका जो अपना जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल से अगर वो क्या हुआ, चल रहा है, उस जेनेटिक मटेरियल से अगर वो इंटीग्रेट नहीं हुआ तो फिर उसके लिए क्या नहीं मिलेगी? ORI साइट। तो इसलिए हम यूज क्या करते हैं? वेक्टर। वेक्टर के तौर पे अगर उसमें प्लाज्मिड हमने यूज किया तो प्लाज्मिड में बेटा क्या होती है? जैसे मान लो ये प्लाज्मिड है तो इसमें ये ORI साइट होती है ना। अगर हमने प्लाज्मिड में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, जस्ट एज्यूम करो हमने इस रीजन पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, जिसके लिए हम क्या बोलेंगे? डिजायर्ड जीन। अगर हमारा डिजायर्ड जीन यहाँ पे हमने इंसर्ट किया तो इसमें तो ORI साइट है, इसकी वजह से पूरे प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा। अब भले वो उसके मेन जीनोमिक डीएनए की वजह से रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, लेकिन रेप्लिकेट तो हो रहा है ना। तो हम जहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं वहाँ पे अगर हम वेक्टर का यूज कर रहे हैं तो वेक्टर का यूज इसलिए, वेक्टर के तौर पे अगर प्लाज्मिड का यूज कर रहे हैं तो प्लाज्मिड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि प्लाज्मिड में हमें क्या मिल जाती है? ORI साइट। और दूसरा, प्लाज्मिड में इंटीग्रेट करके किसी भी सेल में रेप्लिकेट कराना भी थोड़ा ईजी होता है। दूसरी चीज, अब मान लो हमने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, किसी दूसरी सेल में डायरेक्ट मेथड से मान लो इंसर्ट करा दिया। ये मान लो कोई एक सेल है, मान लो एनिमल सेल है। एनिमल सेल में यहाँ पे ये क्या है? इसका मेन डीएनए। मेन डीएनए पे क्या होती है? ORI साइट। अगर हमने मान लो बाहर से, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमने किसी भी मेथड से इसके अंदर भेज दिया, इसके अंदर भेज दूंगा तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है? हो सकता है हमारी सेल से डाइजेस्ट कर दे। दूसरा, मान लो मैंने हाइपोथेटिकल लेवल पे बोला कि हाँ ये सेल ने डाइजेस्ट नहीं किया, तो क्या ये रेप्लिकेट कर जाएगा? रेप्लिकेट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भी इसके पास ORI साइट तो है ही नहीं। तो अगर ये किसी तरह से इसका इंटीग्रल पार्ट बन जाए, इसमें इंटीग्रेट हो जाए, तो जैसे जैसे ये रेप्लिकेट करेगा क्या इसका भी रेप्लिकेशन हो जाएगा? तो हम लोग अगर वेक्टर का यूज कर रहे हैं तो वेक्टर के यूज करने के बहुत से रीजन होते हैं, लेकिन उसमें सबसे मेन रीजन है वो क्या है? ORI साइट। अब ऐसा मैंने क्यों बोला कि मेन रीजन ये है? क्योंकि बेटा इस केस में ये इसका इंटीग्रेटेड पार्ट बने बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाती है। आल्दो होता ऐसा भी है, एनिमल सेल में हम ऐसे जीन ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अब इंटीग्रेट पार्ट बनने के लिए ये पहले उससे जाके लाइगेट होगा, यानी कि इंटीग्रेज एंजाइम चाहिए होगा। समझ पाए? हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो सेंड किया है, पता लगा वो खुद तो इंटीग्रेट एंजाइम बना नहीं सकता, हमने बाहर से इंटीग्रेट एंजाइम देना पड़ रहा है। इतनी मॉलिक्यूलर लेवल पे हम इतनी पॉसिबिलिटीज को क्यों ही कॉम्प्लिकेट करें, इतनी पॉसिबिलिटीज को लेके क्यों ही चले? समझ आया? तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हमारे लिए कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी होस्ट में पहुंचाना है तो हम इजी मेथड को फॉलो करेंगे। और इजी मेथड क्या होता है? वेक्टर में इंटीग्रेट करा के वेक्टर को सेल के अंदर सेंड कर देना, क्योंकि उसमें फिर ऐसी कंडीशन जरूरी नहीं है कि वो उसके मेन जीनोम का पार्ट बने ही बने। अगर मेन जीनोम का पार्ट नहीं भी बनेगा तब भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? रेप्लिकेट हो जाएगा। अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट हुआ तो भाई ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। समझ आया यहाँ तक? तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड होते क्या है वो समझ आ गया? इसमें देखो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था हमने डायरेक्टली उसके लिए इंसर्ट किया बिना किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लिए। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है?
हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये है, वेक्टर मान लो ये है, हमने इसको इसमें पहले क्या कराया, अटैच कराया, और फिर हमने इस प्लाज्मिड को मान लो किसी बैक्टीरियल सेल में भेज दिया। ये हमारा क्या है बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब क्योंकि हम अपने जीन को डायरेक्टली सेल में नहीं भेज रहे हैं, किसी की हेल्प से भेज रहे हैं, ये वाला जो स्टेप आया, इसकी वजह से हम इन मेथड्स को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। समझ आ गया? डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड क्या होते हैं, क्लियर है? हम क्यों इनडायरेक्ट मेथड को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। सबसे पहला जो मेथड हम सीखेंगे वो है बेटा बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करने का, यानी कि जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। अब अगर हमारे लिए कोई अपना डिजायर्ड जीन किसी बैक्टीरियल सेल में पहुंचाना है तो वो हम कैसे पहुंचाएंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वो प्लाज्मिड जो हमने बताया था आपके लिए, कौन सा वाला, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट स्पीसीज। आगे सेलेक्टेबल मार्कर्स वगैरह कैसे यूज करके वो स्पीसीज हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा ये सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, उसमें सीखेंगे। लेकिन वो बनेगा कैसे, उसका मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको पहले दे चुका हूं, तो कुछ चीजें मैं वहां की भी यूज करने वाला हूं। तो अगर हमारे लिए बैक्टीरियल सेल में डीएनए भेजना है तो हमारे लिए कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी ना। पहला क्या चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट। मान लो बेटा ये एक कोई भी डीएनए सेगमेंट है, हमारे लिए जिस स्पीसीज का है उसका कोई एक कैरेक्टर सेलेक्ट करके या कोई भी एक प्रोटीन सेलेक्ट करके हमें कोई प्रोडक्ट बनवाना है। मान लो उसका सीक्वेंस यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको आरी से कट करेंगे। इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इतना जितना जहाँ पे कोड है हमारा उतना ही हम कट करें, थोड़ा एक्स्ट्रा भी कट कर सकते हैं। तो अब जिस आरी से हमने इसको कट किया, उस आरी से ही हम किसी प्लाज्मिड को कट करेंगे। अब मान लो बेटा हमने ये प्लाज्मिड कट कर लिया, अब ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इसमें लाइगेट कराएंगे, किसकी हेल्प से, लाइगेज। हो सकता है ये सेल्फ लाइगेशन कर ले, सेल्फ लाइगेशन करेगा तो ये क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन क्या नॉन रिकॉम्बिनेंट हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेंट। अगर हमें रिकॉम्बिनेंट चाहिए तो फिर ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें अटैच होना चाहिए, या तो ये खुद अटैच हो जाएगा या फिर हम लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इसे अटैच करा देंगे। अब जो प्लाज्मिड बनेगा क्या बस ये प्लाज्मिड बनने से हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा? मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें अटैच हो गया है, क्या इससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा? इसमें देखो ORI भी है, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? नहीं बनेगा, हमें इसे किसी ना किसी सेल में डालना पड़ेगा। वो सेल हमने कौन सी ले रखी है, बैक्टीरियल सेल। अब अगर हमारे लिए बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कराना है तो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस हम सीखेंगे कि बैक्टीरियल सेल में हम इस प्लाज्मिड को इंसर्ट कैसे कराते हैं। समझ आ गया? तो अब वो इंसर्ट कराने की भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी। एक तो ये प्लाज्मिड होना चाहिए। मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने मान लो बेटा ये क्या ले ली, एक बैक्टीरियल सेल ले ली, ठीक है। दूसरा हमने क्या ले लिया भाई, प्लाज्मिड लिया। यहां पे ये क्या है हमारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो प्लाज्मिड है ओवरऑल ये तो डीएनए है ना, अगर हम इसे प्लाज्मिड के हिसाब से देखें तो क्या मैं इसे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोल सकता हूं? क्योंकि कंटेंट ओवरऑल डीएनए है तो क्या मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकता हूं? ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं आरडीएनए लिखता हूं। अब ये जो आरडीएनए है, अब आपने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल में कैसा होता है बेटा, मैक्रोमॉलिक्यूल।
आरडीएनए मैक्रो मॉलिक्यूल, डायरेक्ट तो ये सेल में जाएगा नहीं, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कुछ चले जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं, ये तो वैसे ही मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब दूसरी जो चीज है इसमें और जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। अब अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो हो सकता है ये क्या हो बेटा, सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन। अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो हो सकता है कि ये इससे अटैच ही ना हो। क्यों अटैच ना हो, क्योंकि इसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी, ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स की। और ये बेटा हाइड्रोफोबिक होता तो लिपिड से दोस्ती करता, ये हाइड्रोफिलिक है तो दोस्ती किससे करेगा, वाटर से करेगा। तो हो सकता है ये अटैच ही ना हो। हाल सेल वॉल का कोई रोल होता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा सा है, और डिटेल में आपको जानने की नीड नहीं है। लेकिन अब ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल में तो कुछ पोर्स होते हैं, तो हो सकता है ये उन पोर्स से क्या कर जाता, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता, एक साइड से दूसरी साइड आ जाता। लेकिन फिर इसके लिए क्या सेल मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ता, क्या ये सेल मेम्ब्रेन से गुजर पाता, नहीं गुजर पाता। अगर ये सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर पाया तो इसका मीनिंग क्या है, ये अब इस बैक्टीरियल सेल में पहुंच ही नहीं पाएगा। समझ आया। अगर ये बैक्टीरियल सेल में नहीं पहुंच पाया तो क्या इस टेस्ट ट्यूब में हमारा प्रोडक्ट मिल सकता है, नहीं मिल सकता। हमारा पर्पस क्या है, इसको इस बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचा देना। अब इस बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचाने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो हम कुछ ना कुछ जो करते हैं वो क्या है, हम एक डाइवेलेंट कैटायन का यूज करते हैं। वो क्या होता है, Ca2 पॉजिटिव, लेकिन उसके लिए हम CaCl2 की फॉर्म में लेते हैं, या फिर इसे आप डायरेक्ट Ca2 पॉजिटिव भी लिख सकते हो, डाइवेलेंट कैटायन। अगर हमने ये डाइवेलेंट कैटायन अगर इसमें डाल दिया, CaCl2 इसमें मिक्स कर दिया, तो ये क्या करता है, इस वेक्टर को किसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे ले आता है, बैक्टीरियल सेल के। तो अब इससे क्या होगा, एक तो ये जो बैक्टीरियल सेल से अभी दूर था, ये इसकी सेल के पास आके अटैच हो जाएगा, किसकी वजह से, CaCl2 की वजह से। अब ये इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गया, क्या अब ये रेप्लिकेट कर लेगा, अभी भी नहीं करेगा। तो अभी भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिस कुछ ना कुछ करने से ये कहां चला जाए, बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाए। अब हम जो दूसरा कुछ ना कुछ करते हैं वो बेटा क्या है, इसके लिए हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक देने की पूरी कंप्लीट प्रोसेस है 3 स्टेप की। तो रुको मैं थोड़ा डायग्राम वैसे करता हूँ, ये शायद जूम इन तो होगा नहीं, जूम आउट तो नहीं होगा, इसी चीज को वो वहां तक समझ गए। अब उसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूं। अभी हमने क्या किया है, CaCl2 यूज किया है, और उससे ये क्या इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गया है इस टेस्ट ट्यूब में। ये तो क्या है बैक्टीरियल सेल, और यहाँ पे क्या आ गया है हमारा प्लाज्मिड, यहाँ पे ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है। अब इस सेल के अंदर पहुंचाने के लिए हम हीट शॉक देते हैं। तो हीट शॉक देने के लिए हम उसे क्या करेंगे, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे। अब समझो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना क्यों होता है। अच्छा, बैक्टीरियल सेल एक लिविंग एंटिटी है, लिविंग एंटिटी यानी कि इसमें कुछ लिविंग प्रोसेसेस चल रही होंगी। अच्छा, लिविंग प्रोसेसेस जो होती है, क्या जैसे कोई भी मेटाबॉलिज्म है, क्या कुछ एंजाइम्स की हेल्प से चलती हैं। अच्छा, एंजाइम चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, pH। ठीक है, तो अब एक टर्म जो टेम्परेचर है, यानी कि सेंसिटिवनेस होगी किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। अब इसमें कोई भी लिविंग प्रोसेस चल रही है, उस अगर एंजाइम की हेल्प से चली, अगर वो एंजाइम फंक्शन करना बंद कर दे, क्या वो लिविंग प्रोसेस थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। मान लो ये प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता, और जैसे ही उसमें एंटर करता, हो सकता है उसका कोई एंजाइम इसके लिए डाइजेस्ट कर देता। फर्स्ट चीज, ऐसा नहीं ओनली रीजन यही है, एक रीजन ये भी है, अगर डाइजेस्ट कर देता तो हमने इतनी मेहनत की क्या इसके लिए की थी, नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करना चाहिए कि ये सेल के अंदर जाके डाइजेस्ट ना हो। एक इनडायरेक्ट फायदा हमें ये भी मिलता है कि उसका जो एंजाइम है, वो जब हम उसका टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। दूसरा फायदा किस फॉर्म में मिलता है कि जैसे जो सेल मेम्ब्रेन है,
सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है ना, अगर हम 0 डिग्री पे रखेंगे तो 0 डिग्री पे रखने से उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी ना, फ्लूइडिटी कम होगी तो रिजिडिटी बढ़ जाएगी। अब वो जो क्योंकि हाइड्रोफिलिक है इसका मतलब हाइड्रोफोबिक नहीं है, अगर हाइड्रोफोबिक होता तब तो मेम्ब्रेन की तरफ भागता, ये लाइपोफोबिक तो होगा ना, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है तो लाइपोफोबिक होगा। अगर वहां पे लिपिड अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा एक्सप्रेस कराएगा तो फिर ये उसके पास नहीं जा पाएगा। दूसरा फायदा इस फॉर्म में मिलता है कि इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भी वो हेल्प करता है। तीसरा फायदा इस फॉर्म में मिलता है क्योंकि हमें इसके क्लोज ही थोड़ी लाना है, हमें तो इसके अंदर इंसर्ट कराना है, तो हम सेल को एक शॉक देना चाहते हैं, वैसा ही शॉक जैसे कि अभी क्लास चल रही हो, एक बच्चा सुतली बम या ऊन बम लेके आए, एकदम से पीछे से फोड़ दे, एकदम आंखें बड़ी हो जाएंगी ना। तो ऐसे ही जब हम हीट शॉक देते हैं किसको, सेल को, हीट शॉक कैसे देंगे, पहले ये प्रोसेस करने से पहले 20 से 25 मिनट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, फिर अगले 1 से 2 मिनट मैक्सिमम कितने पे, लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, फिर 2 से 3 मिनट के अगले 20 से 30 मिनट या अगले 5 से 10 मिनट फिर से 0 डिग्री पे लगा। तो सेल खुद को इतने फ्रिक्वेंट टाइम में, मतलब एनवायरनमेंट चेंज करने से सेल खुद को क्या नहीं कर पाती, एडजस्ट नहीं कर पाती टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगर एडजस्ट नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, जो हमारा पर्पस था वो रिजॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसके लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब डायरेक्ट 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे शिफ्ट करेंगे तो इसमें कुछ टेम्परेरी पोर्स बनेंगे। वही टेम्परेरी पोर्स, जैसे मान लो दही जमा हुआ है घर पे, आप उसमें से फिंगर्स डालो और निकालो तो कुछ देर के लिए पोर्स बनते हैं ना, टेम्परेरी पोर्स, आल दो वो बाद में खुद से फुलफिल हो जाते हैं, लेकिन बनते तो है ना। ऐसे ही जब हम इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आएंगे, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसमें टेम्परेरी पोर्स बनेंगे। अब वो जो टेम्परेरी पोर्स हैं, वो टेम्परेरी पोर्स क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करा देंगे। समझ आया। तो अब हमने जो दो चीजें सीखी कि एक तो क्या, Ca2 पॉजिटिव, वो Ca2 पॉजिटिव क्या करेगा, इसके लिए क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाएगा और इनडायरेक्टली पोरेशन में भी हेल्प करता है। सेकंड, ये हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने के लिए मैंने मान लो इसे आइस में रख दिया। अब ये आइस में रखने से, आल्दो अगर हम आइस में नहीं रखते, बैक्टीरियल सेल तब भी प्लाज्मिड एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती थी, लेकिन आइस में रखने से वो टेंडेंसी और बढ़ गई ना। तो अब वो जिन सेल की टेंडेंसी हमने बढ़ा दी, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, मोर कंपोटेंट सेल। मींस जो क्या करेगी, ज्यादा कैपेसिटी दिखाएगी या ज्यादा बिहेवियर शो करेगी उस वेक्टर को इंसर्ट कराने के लिए। तो ये हम क्यों करते हैं, समझ आ गया। तो अब 0 डिग्री यानी कि आइस में रखने से क्या हुआ, सेल बिकम मोर कंपिटेंट। अब बाकी जो बैक्टीरियल सेल हैं, जैसे हमने 0 डिग्री पे नहीं रखा, वो भी प्लाज्मिड को ले सकती हैं, लेकिन ये वाली सेल लेने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा रखेगी। क्या अब हमारा पर्पस रिजॉल्व हो गया, नहीं हुआ, अभी भी ये जो प्लाज्मिड है बैक्टीरियल सेल में नहीं गया है। तो अब इसको बैक्टीरियल सेल में पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएंगे। जब 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों लेके जाते हैं, 42 ही क्यों लेके जाते हैं, 48, 52, 62, 80 क्यों नहीं लेके जाते? चलो आप लोगों ने जो भी रीजंस दिए वो ठीक है, मेरे लिए नई इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि जिन साइंटिस्ट ने ये प्रोसेस दी थी उन्होंने शायद ऐसा देखा कि 42 डिग्री के आसपास आराम से प्लाज्मिड चला जाता है। बाकी उन्होंने शायद और कोई रीजन नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता, आप लोगों ने जो भी बताए अच्छे हैं। समझ आ गया। तो अब ये 42 ही होना कोई ऐसी क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि 42 पे आराम से चला जाता है, बस 42 लिख दिया, बाकी इसका और ज्यादा कोई लॉजिक या तो है नहीं या फिर मुझे नहीं पता है, आपको पता है, ठीक है। तो 42 वैसे सिंपली बस जिन साइंटिस्ट ने प्रोसेस दी उन्होंने नेचुरली बेटा ऑब्जर्व किया कि 42 के आसपास जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे
ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कुछ पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और वो पोर्स मोर देन सफिशिएंट हैं इस प्लाज्मिड को इंसर्ट कराने के लिए, क्योंकि हमें टेम्परेरी पोर ही चाहिए थे। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को लगभग 2 से 3 मिनट के लिए कराते हैं। मान लो बेटा ये क्या है, तिरछा हो गया ज्यादा, ये भाई टेस्ट ट्यूब है, इसमें भाई बैक्टीरियल सेल है, और लेकिन इस बार हमने क्या किया है, इसमें कुछ वार्म वाटर फिल कर रखा है। कितने पे? 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये ऐसा नहीं कि हमने पहले 0 पे था, फिर धीरे धीरे 10, फिर 15, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40 किया। ऐसे करोगे तो सेल खुद को एडजस्ट कर लेगी। ये होना क्या चाहिए, ये हमने पहले से ही ऑलरेडी वार्म वाटर क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। कितने पे? 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमने तो इस टेस्ट ट्यूब को उठाया और एक झटके में इधर शिफ्ट कर दिया। एक झटके में जब इधर शिफ्ट किया, एकदम से इसका टेम्परेचर चेंज हुआ। 2 मिनट तक हमने इसे यहीं पे रखा। इस 2 मिनट की प्रोसेस में क्या होगा, इसमें कुछ टेम्परेरी पोर्स बनेंगे। अब वो जो टेम्परेरी पोर्स बने हैं, उन टेम्परेरी पोर्स की हेल्प से ये जो प्लाज्मिड यहाँ पे हुआ करता था, ये बेटा इसके अंदर चला जाएगा। देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या हमारा पर्पस रिजॉल्व हो गया? हाँ, लगभग आधा हो गया, कि एटलीस्ट बैक्टीरियल सेल में तो पहुंच गया डीएनए। लेकिन अब ये सेल अभी अगर ऐसे ही छोड़ दी तो हो सकता है, क्योंकि अभी इसमें पोर्स हैं, अगर इसमें अभी पोर्स हैं तो हो सकता है कि ये क्या करे, इसका प्रोटोप्लाज्म सब बाहर चला जाए, सेल डेथ ही हो जाए, तो अंदर जाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो हम क्या चाहते हैं, पोर्स बंद भी हो। समझ पाए? तो ये पोर्स बंद हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन इसको आइस बाथ में रख देंगे। और इस बार कितनी देर के लिए? 5 से 10 मिनट के लिए। अब ये जो बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर हमारा ये प्लाज्मिड है और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन यहां पे एटमॉस्फेयर इस बार कितने पे सेट कर रखा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब धीरे धीरे वो सेल जो यहां पे लूज हुई थी, भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भाई लिपिड लेयर, वो फिर से क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। बाहर से कोई सबस्टेंस अंदर नहीं जा पाएगा। अल्टीमेटली हमारा प्लाज्मिड सक्सेसफुली इसमें ट्रांसमिट हो गया। समझ आया? अब यहां से लेके यहां तक की ये जो प्रोसेस है, इसमें देखो क्या टेम्परेचर को हमने एकदम से शार्पली बहुत जल्दी जल्दी चेंज किया है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं टेम्परेचर हीट शॉक या फिर हीट शॉक एक्सपेरिमेंट। और हीट शॉक होने से हुआ क्या है, हमारा प्लाज्मिड, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां चला गया है, बैक्टीरियल सेल में चला गया। अब ये जो गया है, ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है, रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, इन सब की पहचान करनी है। समझ पाए? क्योंकि हो सकता है हमने ऐसा प्लाज्मिड भेज दिया हो जो क्या ना हो, रिकॉम्बिनेंट ही ना हो। तो पता लगा हमने तो बस इसके लिए आगे इसका कल्चर करा लिया, कल्चर, अरे यार ये तो सब खर्चा खराब चला गया, सब मेहनत खराब चली गई। क्यों? क्योंकि ये तो रिकॉम्बिनेंट ही नहीं था। तो हम क्या करते हैं, उसे चेक भी करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से हम उसे चेक करते हैं। तो अब रिकॉम्बिनेंट चेक कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट हम कैसे पता करते हैं, इस सब के लिए प्रॉपर हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे आगे। अभी तो हम सिर्फ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमारा पर्पस 100% रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि जो पहुंचा है, हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट हो सकता है ना हो, हु नोज। बैक्टीरिया डोंट नो, बैक्टीरिया कुछ पता ही नहीं कि कुछ हुआ है। अगर उसे पता लग गया, हाँ वो तो भी शॉक्ड है। अगर उसे पता लग गया कुछ हुआ है तो वो क्या कर सकता है। तो इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हेल्प से अल्टीमेटली हमें पता लग जाता है कि हाँ ये वाला क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। आल्दो हम लोग उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की हेल्प से भी करते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है, जिसको हमें सेलेक्ट करना था वही RIP हो जाता है। तो वो RIP होना अच्छा है क्या? तो इसलिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वही लैग जेड जीन की हेल्प से हम फाइनली पता करते हैं कि हाँ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। वो हम लोग आगे की प्रोसेस में सीखेंगे। लेकिन बैक्टीरिया में
कैसे ये प्लाज्मिड इंसर्ट होता है, सभी को क्लियर है? ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम लोग आगे टीआई प्लाज्मिड की बात करेंगे। आगे बढ़े? ठीक है, अब जो दूसरा प्लाज्मिड है वो है प्लांट सेल से रिलेटेड। कि अगर हमारे लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर किसी प्लाज्मिड को प्लांट सेल में इंसर्ट कराना है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट सेल में इंसर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है हम क्या करें, ट्यूबर कॉजिंग जीन या फिर हेयरी रूट कॉजिंग जीन, या फिर उनका जो प्लाज्मिड है टीआई प्लाज्मिड एंड आरआई प्लाज्मिड, उनका यूज करके अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसके वायलेंट रीजन का जो डीएनए है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर डीएनए का जो वायलेंट रीजन है जहां पे उनका हार्मफुल जीन है, उस जीन को हटा के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करा दें और उससे क्या नेचुरल इंजीनियरिंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट अचीव कर लें, तो उसे क्या बोलते हैं हम, नेचुरल इंजीनियरिंग, क्योंकि ये प्रोसेस नेचर अपने आप खुद से कराता है, या फिर नेचुरल बायोटेक्नोलॉजी। समझ आ गया? अब होता कैसे वो देखो। दूसरा जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल या फिर प्लांट्स। पहले एक जो जनरल प्रोसेस होती है वो प्रोसेस सीखेंगे जो प्लांट में नेचुरली होती है। ठीक है, जैसे प्लांट में दो डिजीज होती है, एक होती है क्राउन गॉल डिजीज, एक होती है हेयरी रूट डिजीज। तो जो क्राउन गॉल डिजीज है उसमें एक एग्रोबैक्टीरियम पैसिरेंजियम एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, एक टीआई जीन यानी कि ट्यूबर इंड्यूसिंग जीन, उसको ट्रांसफर करता है, लेकिन कहां पे, प्लांट की ऐसी सेल्स में जिन सेल्स में क्या कोई कट वट या कुछ लग गया है। अब ऐसा ही क्यों होता है, पहले वो हम जनरल प्रोसेस सीखेंगे। अब वो जनरल प्रोसेस क्या है, मान लो इसमें हम दो प्लाज्मिड यूज करते हैं, एक तो टीआई एंड आरआई। अब जो ये जो प्रोसेस या ये टीआई प्लाज्मिड आरआई प्लाज्मिड नेचुरल इंजीनियरिंग जो शो करते हैं सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट प्लांट में शो करते हैं। वो बेटा मोनोकॉट लिख के देगा, लेकिन आप याद रखना ये होगी डाइकॉट में। रीजन क्या है, क्योंकि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं वो एक केमिकल, मान लो कोई भी जैसे हम क्राउन गॉल डिजीज की बात करें, ये कैंसर ही होता है वैसे नॉर्मली, प्लांट कैंसर। तो अब मान लो कोई एक प्लांट है, इस प्लांट में मान लो यहां पे कोई कट लगा, ये मान लो इसमें कट लग गया, यहां की मान लो ये सेल्स थी। अब ये सेल्स क्या करेंगी, एक केमिकल सिक्रीट करेंगी। अब वो जो केमिकल है, अब ये जो टीआई प्लाज्मिड वाला जो बैक्टीरिया है ये कहां मिलेगा बेटा, सॉइल में। ये केमिकल इस बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके ये बैक्टीरिया कहां पहुंच जाएगा, इन सेल्स के पास। अब इन सेल्स के पास जाके इसके अंदर यही प्लाज्मिड है जिसमें एक टी डीएनए रीजन है और टी डीएनए रीजन पे टीआई जीन है। जो टीआई जीन है वो टीआई जीन सॉलिटरी फॉर्म में इस बैक्टीरिया से निकल के कहां जाता है, प्लांट सेल में। ये पूरा प्लाज्मिड ना जाके सिर्फ ये टीआई जीन, अभी क्या होता है मैं अभी जब डायग्राम बनाऊंगा समझ आएगा, ये कहां चला जाता है, इस प्लांट सेल में। और जब यहां चला गया तो यहां पे ये उसके इंटीग्रेटेड पार्ट बन जाता है, क्योंकि ये बेटा इंटीग्रेज एंजाइम भी सिक्रीट करता है। इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से उस प्लांट सेल का जो मेन जीनोम है उसमें ये इंटीग्रेट हो जाता है, और इंटीग्रेट हो गया तो अब क्या होगा, इसका रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से ये एंजाइम बनाएगा जो एंजाइम फर्दर ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन को सिंथेसाइज कराएगा। ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन अगर ज्यादा बनेंगे तो फिर प्लांट की ग्रोथ होगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बनेंगे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे वही बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, धीरे 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 यहाँ पे इतनी सारी सेल्स बन जाती हैं कि पूरा एक ट्यूमर टाइप हमारे लिए अपीयर होने लगता है। समझ गए? और इसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल डिजीज ऑफ प्लांट्स। किसकी वजह से होती है, उसके किस पार्ट की वजह से, टीआई जीन की। टीआई जीन कहां पे होता है, इसके प्लाज्मिड में। चलो अभी आपको समझ आएगा। इसका अच्छा आंसर ये हो सकता था कि इसके प्लाज्मिड के टी डीएनए रीजन में। समझ आ गया? तो पहले तो हम उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के बारे में कुछ सीखेंगे, क्योंकि इस प्लाज्मिड में हमारे लिए कुछ ना कुछ नया मिलेगा।
चलो अच्छा पहले सिर्फ वही प्लाज्मिड सीखते हैं। मान लो ये क्या है, वही बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या है, एक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में एक तो होता है ORI जीन, नेचुरली ये तो सभी में होता ही है, इसमें भी होता है। इसके बाद इसमें एक स्पेशल टाइप का जीन मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वायरुलेंट जीन या वायरुलेंट रीजन। इसके लिए विर रीजन भी बोल देते हैं शॉर्ट में, विर रीजन या फिर विर जीन। विर का यहाँ पे जो मतलब होता है वो क्या होता है, वायरुलेंट। यानी कि ये क्या कराएगा, कोई ना कोई डिजीज कराएगा। अब डिजीज क्या ये खुद कराता है, नहीं, ये डिजीज कराने के लिए स्मार्ट वे यूज करता है। स्मार्ट वे पता क्या है, इसका ये जो वेक्टर है या इसका ये जो प्लाज्मिड है, इसमें एक रीजन होता है, जिस रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्योंकि पूरा तो डीएनए है, इसके स्पेसिफिक रीजन है। इस रीजन को हम बोलते हैं टी डीएनए। टी डीएनए क्यों, ट्रांसफर होने वाला डीएनए। इसमें टी का मतलब क्या है, ये जो ट्रांसफर डीएनए, इसे ट्रांसफर डीएनए क्यों बोला, क्योंकि यही वो डीएनए है जिसके लिए विर रीजन रेप्लिकेट कराता है। जैसे ORI अगर रेप्लिकेट कराएगा वो इसकी तरह दूसरा प्लाज्मिड बनवाएगा पूरा, लेकिन इसका ये जो विर रीजन है ये बेटा एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ टी डीएनए की कॉपीज को बनवाता है। बहुत से टी डीएनए बन जाएंगे। अगर बहुत से टी डीएनए बने, पूरा प्लाज्मिड नहीं बना तो मतलब ये डीएनए सॉलिटरी बनेगा। और ये जब सॉलिटरी बना, यही बेटा क्या करता है, यहां से किसी प्लांट सेल में चला जाता है। समझ पाए। अब लेकिन ये जो टी डीएनए है, इसका पूरा पार्ट इन्फेक्टियस नहीं होता। इसका कुछ पर्टिकुलर रीजन क्या होता है, इन्फेक्टियस होता है, जो क्या कॉज कराता है, ट्यूमर कॉज कराता है। इसीलिए उसे बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये वाला वो जीन है जो ट्यूमर कॉज कराता है, जिसके लिए हम क्या बोल देते हैं, टी जीन भी बोल देते हैं। अब टी जीन का मतलब क्या है, यही वो जीन है जो बेटा क्या ट्यूमर इंड्यूस कराएगा। अब ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, क्या इसमें ट्यूमर कराएगा, नहीं, ये जहां जाएगा उसमें ट्यूमर कराएगा। अब ये जहां जाएगा वो कहां जाएगा, प्लांट सेल में। कौन से प्लांट में, क्योंकि अब डाइकॉट प्लांट में जाने का रीजन ये है, जैसे मान लो बेटा ये क्या है, डाइकॉट प्लांट की सेल है, ठीक है। अब डाइकॉट प्लांट, अच्छा चलो इसकी सेल मेम्ब्रेन भी बना लेते हैं। ये मान लो डाइकॉट प्लांट की सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल वॉल है, ठीक है। तो अब ये अगर वहां जाए तो इनके बीच में कोई कनेक्शन भी तो होना चाहिए, और वो कनेक्शन होता है एक ट्यूब की हेल्प से। यहां पे एक ट्यूब बनती है। अब ये जो विर रीजन है, विर रीजन ये ट्यूब सिर्फ डाइकॉट प्लांट के साथ ही बनवाता है। क्यों, क्योंकि ये बनाने के लिए भी कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स की नीड होती है, और वो एंजाइम, वो प्रोटीन के रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट प्लांट की सेल में ही होते हैं। मोनोकॉट प्लांट की सेल मेम्ब्रेन में वो, सॉरी सेल वॉल में वो रिसेप्टर्स होते ही नहीं है, तो वो ये ट्यूब बना ही नहीं पाएगा। रीजन, क्योंकि ये जिस एंजाइम की हेल्प से, जिस प्रोटीन की हेल्प से, जिस केमिकल की हेल्प से यहां पे क्या करा रहा है, ये ट्यूब बनवा रहा है, वो ट्यूब बनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल केमिकल हैं, उनके रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट प्लांट की सेल में ही होते हैं। इसीलिए जो टीआई और आरआई प्लाज्मिड हैं, इनसे रिलेटेड डिजीजेस सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट प्लांट में ही होती हैं। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब ये ट्यूब बन गई, क्या ट्यूब बनने से हमारा पर्पस रिजॉल्व हो गया? अभी हमारा तो पर्पस मैंने इसमें इन्वॉल्व भी नहीं किया है। क्या इस प्लांट का पर्पस रिजॉल्व हो गया, इस वायरस, इस बैक्टीरिया का पर्पस रिजॉल्व हो गया? नहीं हुआ। इसका पर्पस तो क्या है, ये यहां से पहले ये टी डीएनए को बनवाए, और इस टी डीएनए में वो टीआई जीन भी होना चाहिए, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन भी होना चाहिए। अब ये इसको इस सेल में पहुंचाए। अच्छा चलो, मैंने इसको इस सेल में पहुंचा दिया, क्या इसका पर्पस रिजॉल्व हो गया? अच्छा इसका पर्पस क्या है बेटा, इसका पर्पस, चलो आप बताओ। 6th रो सेकंड लेफ्ट, 6th रो सेकंड लेफ्ट, हाँ बेटा बताओ। ये जो टीआई प्लाज्मिड है,
टीआई प्लाज्मिड का कौन सा पार्ट इसमें जाएगा? हाँ, टीआई प्लाज्मिड का, ये टीआई प्लाज्मिड है, इसका कौन सा पार्ट डाइकॉट प्लांट सेल में जाएगा? ठीक है, 1:30 बजे लंच करके आओ, लेकिन क्लास में बैठ के सोना तो नहीं है। अभी बताया था, क्लास में सोते रहोगे कैसे पता लगेगा? फिल्म चल रही है क्या यहाँ पे? बैठ जाओ, फोकस इधर रखो। कौन सा पार्ट जाएगा बेटा? टीडीएनए। देखो डायग्राम ड्रॉ है तब भी नहीं बता पा रहे हो। खैर, टीडीएनए यहां चला गया, क्या इसका पर्पस रिजॉल्व हो गया? नहीं हुआ। अब क्या होगा? इंटीग्रेट पार्ट बनना चाहिए किसका? इसके जीनोम का, क्योंकि ओआरआई साइट तो इसके जीनोम पे है। मान लो इसमें यहां पे ये क्या है? ओआरआई साइट है, तो ये इसका पार्ट भी तो बनना चाहिए। अब पार्ट बनने के लिए इसमें इंसर्ट होना चाहिए, तो बताओ कैसे इंसर्ट होगा? इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से। क्वेश्चन है इंटीग्रेज एंजाइम आएगा कहां से? यही खुद क्या सिक्रीट करेगा? इंटीग्रेज एंजाइम। और इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से, इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से ये इसका इंटीग्रेटेड पार्ट बन जाएगा। जस्ट एज्यूम करो ये क्या आ गया यहां पे? टीडीएनए वाला पार्ट। अगर टीडीएनए वाला पार्ट आया तो क्या यहां पे टी जीन भी आया? ये इंसर्ट किसकी हेल्प से हुआ? अच्छा, अगर इसमें इंसर्ट नहीं होता, इसका इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं बनता, क्या आगे कुछ कर पाता? नहीं कर पाता। आगे इसे कुछ करना था, इसीलिए इसने भेजा। मींस टी जीन अब खुद को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा, और एक्सप्रेस करके क्या बनवाएगा? कुछ आरएनए, यानी कि ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन से सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होगा, उससे आरएनए बनेगा। आरएनए का अब ट्रांसलेशन होगा, और उससे क्या बनेगी? प्रोटीन या फिर एंजाइम। अब ये जो एंजाइम या प्रोटीन बनी है, ये क्या करेंगी? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के सिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करेंगी या बढ़वाएंगी। अब प्लांट ग्रोथ में आप पढ़ के आओ, अगर ऑक्सिन साइटोकाइन यही तो बेटा प्लांट की ग्रोथ कराने हैं ना, ग्रोथ प्रमोटर है, तो ये ग्रोथ तो प्रमोट कराएंगे, लेकिन अगर ये एप्रोप्रिएट अमाउंट में बनते तब तो फिर ग्रोथ कराते, लेकिन ये बहुत ज्यादा अबंडेंस में बन रहे हैं, तो ये ग्रोथ को बहुत ज्यादा करवा देंगे ना। इसी के इनफैक्ट मतलब इसी के इफेक्ट से क्या हो जाता है? फिर क्राउन गॉल डिजीज हो जाती है। समझ आया? अच्छा, अब क्राउन गॉल डिजीज में बहुत सी सेल्स बार बार बहुत ज्यादा बनेगी ना नंबर में, तो क्या इसकी भी बहुत सी कॉपीज बन रही हैं? अच्छा, ये कोई बनवा रहा है या नेचर में खुद से बन रही है? खुद से बन रही है। अच्छा, नेचर में खुद से बन रही है तो बहुत बढ़िया है, फ्री में प्रोसेस चल रही है। फ्री में चल रही है ना बेटा? अगर फ्री में प्रोसेस चल रही है, तो अगर किसी तरह से इस प्रोसेस को हम अपने यूज के लिए चलवा लें, तब तो मजा आ जाएगा। हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें क्या करना है? एक फिज की बोतल को लाके कांच के गिलास में खोल के कुर्सी डाल के लगा के बस देखना है कि ये क्या हो रहा है। समझ आया? किसकी बोतल? फिज की बोतल। कौन से गिलास में? कांच के गिलास में। कहां पे बैठ के? कुर्सी पे बैठ के। क्या करना है? और सारा काम कौन कराएगा? समझ आ गया? यानी कि हमें चिल मारना है। और वैसे फिर हमें सारी प्रोसेस को लैब में कराना है। अरे कोई कंडीशन वैसी ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं पे कोई एंजाइम, कोई कंडीशन, कोई एबायोटिक, कोई बायोटिक फैक्टर इसके लिए चेंज ना कर दे, इन्फ्लुएंस ना कर दे, ये सब सरदर्द। उसमें एक्यूरेसी के चांसेस भी कम। नेचर जो कराता है बहुत एक्यूरेसी के साथ कराता है, हमें कोई टेंशन लेनी नहीं है। समझ आया? अगर कितना अच्छा हो ये प्रोसेस हमारे पर्पस के लिए है। अच्छा बताओ, इससे हम अपने लिए यूज कैसे कर सकते हैं? देखो, एक तो पहले हमें इसमें जो खराबी वाली चीज है वो हटानी पड़ेगी। खराबी वाली चीज क्या है? इसका बहुत ज्यादा बनना, यानी कि हमें इसको बनने से रोकना पड़ेगा, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, इसको बनने से रोकने के लिए
ये जैसे सेल में मर रहा है तो हमें बस यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा ना सेल के अंदर जाके। अच्छा फिर क्या करना होगा, हमें कोशिश करनी होगी एंजाइम ना बने, तो एंजाइम को फोन करके मना करना पड़ेगा ना। अच्छा क्या करना पड़ेगा फिर, हमें इस ट्रांसलेशन को रोकना पड़ेगा, है ना। ट्रांसलेशन को रोकने के लिए हमें कोई ट्रांसलेटर जो है उसकी जॉब छीननी पड़ेगी। हाँ छीननी पड़ेगी बेटा। ट्रांसलेटर कौन है, आरएनए, इसकी जॉब छीननी पड़ेगी, यानी कि इसे बनने से रोकना पड़ेगा। अब इसे रोकने के लिए क्या हमारे लिए इस टी जीन को उड़ाना पड़ेगा। अब टी जीन को उड़ाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इसमें चेंज कर देंगे तो अब ये कैसा हो जाएगा, डिसआर्म्ड। डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। अब डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड बनाना पड़ेगा, वो कैसे बनाएंगे वो देखो। हम क्या करेंगे, लैब में इसे लेके जाएंगे और इसके इस वाले रीजन को कट करेंगे। एक बार इस वाले रीजन को कट किया और यहां पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करा दिया। अब इसे पता ही नहीं है कि वहां पे कंटेंट चेंज हो चुका है, तो ये तो अपना काम करेगा। ये अपना काम क्या करेगा, एक सॉलिटरी टीडीएनए बनवाएगा। अब अगर सॉलिटरी टीडीएनए बना तो ये इस सेल में भी आएगा, लेकिन यहां पे क्या है इस बार, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये ऑटोमेटिकली खुद से इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से उसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर उसमें इंटीग्रेट हो गया, अब इसमें क्या है बेटा, ओआरआई साइट। अगर इसमें ओआरआई साइट है तो अब ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। अगर इसने रेप्लिकेट किया तो यहां पे अब हमारा क्या था, जीन ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट रो सेकंड लेफ्ट खड़े हो जाओ। चलो बताओ, यहां पे अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो आगे क्या होगा, ठीक है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा। पहले भी बन रहा था, तो दिक्कत क्या है, सर पहले जो आरएनए से फिर प्रोटीन बन रहा था सर, वो सर ऑक्सीजन और साइटोकाइनेन बना रहा था, वो ज्यादा ग्रोथ करवा दे रहा था हमें वो। ठीक है ठीक है, यानी कि ये जो आरएनए है इसके पास अब जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो चुकी है ना। ठीक है, तो इसके पास इन्फॉर्मेशन हमने जो डाली वो कौन सी डाली, अरे दुष्ट, इसमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं डाली। इन्फॉर्मेशन हमने यहां पे जो टीआई जीन हुआ करता था उसकी चेंज की हमने, इसमें इन्फॉर्मेशन का कोई भी चेंज नहीं किया। इसने तो उस इन्फॉर्मेशन के कॉम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया जो हम पहले ही अल्टर कर चुके थे, और हमने अल्टर कहां पे किया था, टीआई प्लाज्मिड के लेवल पे। ये टीआई प्लाज्मिड थोड़ी, हम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे, यहाँ पे तो जो हो रहा है सब नेचर करा रहा है, समझ आया। तो इसमें हमने कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं की जिस वजह से प्रोटीन चेंज होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन नेचर ने चेंज कराई है, लेकिन हमने जो इन्फॉर्मेशन चेंज की है वो डीएनए के लेवल पे टीआई प्लाज्मिड में की है। समझ आ गया, हमने वहां पे क्या किया है, अपना डिजायर्ड जीन या फिर अपना डिजायर्ड डीएनए कंटेंट या डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट अटैच करा दिया है, लेकिन किसकी जगह पे कराया है, यानी कि इसकी जो हार्मफुल साइट हुआ करती थी हमें ये बाहर निकल। अच्छा हम अपना यहाँ पे भी यहाँ पे अगर अटैच करा देते, अगर अपना डिजायर्ड जीन यहाँ पे अटैच कराते तब क्या हमें प्रोडक्ट मिल पाता, नहीं, हो सकता है माइट भी मिल जाता, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता, समझ पाए। तो अगर हम जो हार्मफुल चीज है उसे भी हटाएं वहीं पे अटैच करा दें, कितनी अच्छी बात, समझ पाए। यानी कि जो प्रोसेस प्लांट के लिए हार्मफुल थी वही हमने प्लांट के लिए और अपने दोनों के लिए क्या कर ली, यूजफुल कर ली। समझ आया, ठीक है बैठ जाओ। तो अब ये जो डीएनए सेगमेंट इसमें इंटीग्रेट हुआ है, इससे इंफॉर्मेशन चेंज हुई, इंफॉर्मेशन चेंज होने से आरएनए चेंज हुआ, आरएनए के चेंज होने से ट्रांसलेशन चेंज हुआ, ट्रांसलेशन चेंज होने से प्रोटीन चेंज हुआ, और अब ये वही प्रोटीन होगा जिस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन हमने इसमें डाली थी। समझ आया। अब हमने क्या इंफॉर्मेशन उसी की डाली होगी जिसका हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो बस तो हमारे क्या डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये सब जो पहले बकवास हमें मिल रही थी ये कुछ ना मिलके हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमारा दिस इज द मेथड जो हम टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से प्लांट सेल में करते हैं।
और इसमें कोई भी खर्चा नहीं, आराम से क्या करना होता है, एक फ्रिज की बोतल, एक कांच का गिलास, एक लोहे की कुर्सी और आगे कोई लैंडस्केप सा व्यू एंजॉय कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली चले क्योंकि उसी लैंडस्केप में हमने प्लांट लगा रखा है। समझ पाए? तो अब क्योंकि ये सब नेचर की हेल्प से हो रहा है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल बायोटेक या नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ आ गया? इसमें हमें कुछ भी एक्सटर्नली एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब हम थर्ड मेथड की बात करते हैं तुमसे रिलेटेड। हाँ, TI, ट्यूमर इंड्यूसिंग, जो जीन है उसमें स्मॉल टी कैपिटल टी में भी थोड़ा सा समझ लो। अगर हम डीएनए लिख रहे हैं तो उसमें कैपिटल टी लिखते हैं, ट्रांसफर डीएनए। ठीक है, अगर हमें उस जीन के बारे में लिखना है जो वो डिजीज कॉज करा रहा है तो हम उसे स्मॉल टी जीन। ठीक है, और वो जो डिजीज कॉज करा रहा है वो है ट्यूमर इंड्यूसिंग डिजीज। तो इस वजह से जिस प्लाज्मिड में उस डिजीज की इंफॉर्मेशन मिल रही है इसलिए उसे टीआई प्लाज्मिड। ऐसे ही आरआई प्लाज्मिड होता है, वो क्या होता है, रूट इंड्यूसिंग डिजीज, क्योंकि वो क्या करता है, हेयरी रूट डिजीज कॉज कर देता है। प्लांट होते हैं ना, उनकी रूट बहुत हेयरी हो जाती है तो बहुत डेलिकेट हो जाता है प्लांट। समझ पाए? तो इसीलिए क्योंकि रूट इंड्यूसिंग उसे आरआई प्लाज्मिड। समझ आ गया? अब हम थर्ड चीज देखेंगे, वो है तुम लोगों से रिलेटेड। अब सोचो, अब हमें कोई जीन ट्रांसफर करना है एनिमल सेल में। देखो, बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर लिया, प्लांट सेल में कर लिया, अब हम करेंगे एनिमल सेल में। अब एनिमल सेल में जस्ट एज्यूम करो आपके लिए जीन ट्रांसफर करना है किसी भी करेक्टर का। अब वो करेक्टर है, मान लो आपको पूंछ चाहिए। समझे? आप सोच रहे हो कि मूछ तो हमारे पास है, पूंछ गायब हो गई है, तो पूंछ चाहिए हमें। तो पूंछ चाहिए तो क्या करें, पूंछ वाला एक तो जीन होना चाहिए, है ना। अब उस पूंछ वाले जीन को क्या आप में इंसर्ट करा दें, काम हो जाएगा? नहीं, वही सेम प्रोसेस। थैंक यू मैम। पूंछ वाली चीज को, पूंछ वाले जीन को अगर आप में इंसर्ट करा दिया उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो आपके जीनोम का। अच्छा, तो ऐसा कराएं क्या, तुम्हारी कोई एक सेल ने बॉडी की, उस सेल में उस जीन को इंटीग्रेट पार्ट बना दे, तो उससे पूंछ आ जाएगी जी। बॉडी से बाहर नहीं, चलो हाइपोथेटिकल लेवल पे मान लो कि हाँ आपकी बॉडी की कोई सेल में मैंने आपकी पूंछ वाली जीन डाल दी, पूंछ आएगी? ठीक है, एक बच्ची ने बहुत अच्छा बोला, बॉडी की एक सेल में वो जीन पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि अब वो सेल एक्सप्रेस करेगी नहीं करेगी, वो पूंछ बनाएगी नहीं बनाएगी, इसी पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट जीरो है ना। एक सेल में पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आगे बोल रहा हूं ये सेंटेंस टोटली गलत है, क्योंकि एक सेल में पहुंचाने से ही सब कुछ होगा। एक से ज्यादा में पहुंचाओगे तो कभी भी कुछ भी नहीं होगा। अब समझो, दिमाग लगाओ। एक सेल में पहुंचाने से ही सब कुछ होगा, नहीं तो अगर मोर देन वन में पहुंचाओगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। लगाओ लॉजिक। हमें उस जीन को कहां पहुंचाना पड़ेगा? अच्छा, आपने गैमीट क्यों नहीं बोला? हाँ हाँ हाँ, सही, करेक्ट, क्लेफोरर। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे हमें क्या चाहिए, पूंछ वाला करेक्टर चाहिए, तो पहले हम पूंछ वाली जीन लेके आए, एक वेक्टर में इंटीग्रेट करा दी, वो सब समझ आ गया ना, वेक्टर वगैरह का सब। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो ये क्या है, ओबम, ये क्या है, स्पर्म, ये आपस में क्या हुए, फर्टिलाइज, इन्होंने क्या बनाया, जाइगोट। अब यहां पे ये तो एक सेट आ गया किससे, ओबम से, एक आ गया स्पर्म से। अभी यहीं पे हमने अपना तीसरा जीन इंसर्ट कर दिया। जाइगोट बनने के टाइम पे ये सब मिक्स हो रहे होंगे, या तो ये मिक्स हो चुके होंगे या हो रहे होंगे। मिक्स हो चुके हैं, उसके बाद अगर हमने जीन भेजी, हो सकता है अटैच हो सकता है ना हो। ठीक है, अगर नहीं हुए, होने ही वाले हैं, तब भेज दी, ज्यादा अच्छा है, इंटीग्रेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये इंटीग्रेट हो गई तो जाइगोट से ही तो बेटा मोर देन वन सेल बनेगी। तो क्या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जितनी सेल बनी उनमें चला गया, अब इन्हीं सेल्स से ही तो बेटा टिश्यू बनने हैं।
अब देखो 3 सेल से मान लो 3 टिश्यू बने, क्या टिश्यू की हर सेल में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा? तो बताओ बॉडी के जैसे जैसे कोई ऑर्गन बनेगा वहां हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गया, ऐसे करके क्या हमारी बॉडी की हर सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच जाएगा? तो जो टिश्यू बाद में अल्टीमेटली क्या बनाएगा? पूंछ बनाएगा, उसमें वो जीन एक्सप्रेस कर जाएगी तो पूंछ वाला कैरेक्टर हमें मिल जाएगा। समझ आया? अब बात आती है कि सर ये थोड़ा मैंने समझने के लिए फनी वे में समझ लिया, लेकिन इसका थोड़ा सेंसिबल यूज कहाँ पे होता है वो देख लो। जैसे मान लो जो कुछ रिसेसिव डिजीजेस होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज पढ़ी है क्या? तो उन्हें क्या बोलते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट में एक्सप्रेस करेंगी, हेट्रोजाइगस पेरेंट में एक्सप्रेस नहीं करेंगी, डोमिनेंट होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस नहीं करेंगी। मान लो कोइंसिडेंसली, हेडिंग क्या है? तो अब अगर कोई ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का केस है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के केस में मान लो एक पेरेंट है मेल, एक है फीमेल, दोनों कैसे हैं? हेट्रोजाइगस हैं। तो बेटा इनसे जो प्रोजनी आएगी उस प्रोजनी में स्मॉल ए आने के क्या 25% चांस होते हैं? जेनेटिक्स में खूब पढ़ा था, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस ये वाला कॉम्बिनेशन बना, इससे जो प्रोजनी आनी थी उस प्रोजनी में क्या हुआ? ये डिजीज मिल गई। क्या हम चाहेंगे ऐसी प्रोजनी आए? क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि अगर ऐसी प्रोजनी का बर्थ हुआ तो बेटा ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को 100% क्योर करना तो इम्पॉसिबल होता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्योर कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि हाँ वो क्योर हो या ना हो, समझ पाए? मैक्सिमम केसेस में 100% क्योर तो कभी नहीं होती, मैक्सिमम केसेस में थोड़ी बहुत क्योर भी हो जाती है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि ये इंडिविजुअल हेल्दी बर्थ ले। हेल्दी बर्थ लेने के लिए हमने मान लो उसमें कुछ प्लाज्मिड की हेल्प से, मान लो उसमें कोई जीन कम था, ठीक है। अगर जीन कम है तो उसका आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बना तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बना तो वो कैरेक्टर नहीं आएगा। हमने क्या किया, जिस टाइम पे हमें पता लगा कि ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का केस है, तो उसमें इस वाली पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए, कौन सी वाली पॉसिबिलिटी? 25% वाली पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करें, जब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब ये फ्यूज करे, जस्ट एज्यूम करो ये ओवम और ये स्पर्म आपस में फ्यूज करके ये जाइगोट बनाए, तो इस जाइगोट में ही हम क्या करें, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट करा दें या इंसर्ट कर दें, जो अल्टीमेटली फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर इंटीग्रेट हो गया तो वही प्रोसेस जो भी मैंने बताई थी, इसी से तो सारी सेल्स बनेंगी, इन्हीं से तो सारे टिश्यूज बनेंगे। समझ पाए क्या? अगर वो टिश्यूज बने तो क्या वो जीन सभी में गई? अगर सभी में गई, ट्रांसक्रिप्शन क्या सभी में हुआ? ट्रांसक्रिप्शन अगर सभी में हुआ, प्रोटीन क्या सभी में बना? प्रोटीन अगर सभी में बना तो वो डिजीज क्या ट्रीट की जा सकती है? की जा सकती है या नहीं की जा सकती? समझ आया? तो अगर हमें एनिमल सेल में किसी जीन को ट्रांसफर करना है तो किस लेवल पे करते हैं? जाइगोट के लेवल पे, क्योंकि जाइगोट से ही सारी सेल्स बनती है। एक सेल नहीं, हजारों सेल तुम्हारे लिए पेरेंट से मिल जाएंगी बेटा। समझ पाए? सारे नहीं, गैमीट की सेल्स हमें चाहिए नहीं, हमें तो उसकी इंडिविजुअल हेल्दी सेल चाहिए। पॉसिबिलिटी 25% है। अच्छा, आपके कहने का कंसर्न ये है कि अब यही केस होगा नहीं होगा वो कैसे पता लगे? इसी के लिए बेटा आप एक प्रोसेस की जाती थी, वार बॉडी स्टडी। जो वार बॉडी बनती है उस पर हमारी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती थी, मैंने उस वहां पे पढ़ाया होगा। तो वो सेल मिले इसीलिए तो बेटा वो प्रोसेस हमने सीखी थी, लेकिन उसका मिस यूज किया गया, इसलिए अब भी वो ये इसीलिए बेटा इवॉल्व की गई थी, जिससे कि हम वार बॉडी निकालें और उससे पूरा उसका
क्रोमोसोमल पैटर्न देख लें। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम उसे ट्रीट कर लें, या फिर अगर मान लो उस स्टेज पे ट्रीटेबल है तो ट्रीट कर लें, या फिर उस केस को क्या कर दें, अबॉर्ट कर दें। समझ पाए? लेकिन लोगों ने इसका यूज किस में किया कि हाँ अब अगर फीमेल बर्थ लेने वाली है तो इसे अबॉर्ट कर दें। तो इसका मिस यूज होने से वो प्रोसेस बंद कर दी कि देखो कितनी अच्छी प्रोसेस थी, ये प्रोजनी बनने ही नहीं देती। जो हम जो भी देख रहे हैं हमें सेल्स चाहिए, तभी तो हम उसको देखेंगे। बेटा सेल्स हम लेंगे, सेल से हमें पता लग गया कि इसमें क्या है, कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है जो आगे ट्रीटेबल नहीं है। अगर ट्रीटेबल है तो वहीं से ट्रीट कर लेते हैं, अगर नहीं है तो उसे अबॉर्ट करा देंगे। अच्छा अच्छा, आप समझ आया कि आपके कहने का मतलब है कि ये जो जाइगोट है इसी में वो हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ एक केस हमने अबॉर्ट करा दिया, यानी कि सेकंड केस में हमें पता है कि गैमीट बनने के चांसेस अलग अलग है। अब जिस टाइम पे जाइगोट बन रहा है, जाइगोट बना उसी टाइम पे हमने पहले से ही उस पूरी प्रोसेस को मॉनिटरिंग कर रखी थी। मॉनिटरिंग करने के बाद अगर हमें पता लगा कि हाँ इसमें क्या है, अगेन कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, तो ठीक है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज कहीं ना कहीं पे हम क्या करेंगे, वो जीन इंसर्ट कराएंगे, बाकी सेल्स को डैमेज करा देंगे। समझ पाए? क्योंकि वो सेल्स कैसी होती हैं, टोटीपोटेंसी शो करती हैं। अगर मान लो 8 सेल स्टेज पे आपने एक सेल में सक्सेसफुली ये करा लिया, 7 सेल को डिजनरेट भी करा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो एक सेल फिर से बेटा टिश्यू बना लेगी। समझ पाए? तो ये तो पहले से ही पूरा मॉनिटरिंग प्रोसेस के थ्रू हमें पता लगा के रखना होता है। ठीक है, तो दूसरी चीज, अगर हमारे लिए ये ट्रीट कराना है तो ट्रीट कराने के लिए हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसी जाइगोट में इंसर्ट करना पड़ेगा, जो टोटीपोटेंट सेल है उन्हीं में इंसर्ट करना पड़ेगा। अब जो वो टोटीपोटेंसी शो कर रही हैं सेल्स, यानी कि जो बाकी सारी सेल्स को बना सकती हैं, किसी भी टाइप की सेल्स को बना सकती हैं, अगर हमने उसमें ही ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करा दिया और अगर ये उसके जीनोम का इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया तो फिर क्या होगा, आगे जो भी टिश्यू बनेंगे उन सभी में क्या होंगी, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी पहुंच जाएगा। अब इसे एक्सप्रेस कौन कराएगा, जैसे कि मूंछ वाला जीन मूंछ में एक्सप्रेस क्यों होता है, पूंछ में एक्सप्रेस क्यों नहीं होता, क्योंकि बाकी टिश्यूज उस जीन को एक्सप्रेस कराने में उसके लिए माइक्रो क्लाइमेट नहीं देते, उसका एक्सप्रेशन वहां पे नहीं होता है। तो जो कोई भी, अब हमारे बॉडी में हर करेक्टर का जीन हर सेल में प्रेजेंट है, लेकिन वो अपनी एप्रोप्रिएट साइट पे ही क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो टिश्यू ही उसके लिए वो माइक्रो क्लाइमेट देता है, वो कंडीशंस देता है जहां पे वो खुद को एक्सप्रेस करा सकता है। समझ आ गया क्या? ठीक है, अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर है उसे बेटा इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपनी किसी भी प्रोजेनी में। यहां तक क्लियर? बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, तीन में इनडायरेक्ट मेथड से कैसे ट्रांसफर करते हैं सभी को समझ आया? अब हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। अच्छा बताओ, डायरेक्ट मेथड बोले तो हम इस बार किसी भी वेक्टर का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी होस्ट में डायरेक्टली इंटीग्रेट कराएंगे। अब डायरेक्ट मेथड में पहला हम देखते हैं माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, यानी कि कोई हमने सेल ली, उस सेल में इंजेक्शन लगा दिया। समझ पाए? नहीं आगे आएगी कहानी सब, अभी दिखेगा देखना। अब जैसे जब आप डॉक्टर बनोगे, आप पीडियाट्रिशियन बन गए, आपने एक बच्चे के इंजेक्शन लगाया, बच्चा दूर भागता है ना, छोटा बच्चा दूर भागता है ना, ऐसी छोटी सेल होती है। नहीं नहीं, अब बड़े बच्चे तो दूर नहीं भागने चाहिए, अगर भाग रहे तो फिर वो बड़े है ही नहीं, है ना। खैर छोटे बच्चे दूर भागते हैं, ऐसे छोटी सी सेल है, ये भी दूर भागेगी इंजेक्शन से। लेकिन क्योंकि मैं सेल में लगाना है, सेल हमें आंखों से नहीं दिख रही, तो इंजेक्शन जो हम लेंगे वो भी बहुत पतला होना चाहिए ना, क्योंकि हमें सेल के साइटोप्लाज्म में भी छोड़ के नहीं आना है। हमें सेल, एक तो सेल नहीं दिख रही, उसके अंदर न्यूक्लियस में हमारे लिए क्या करना है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट छोड़ के आना है। तो सेल भी बहुत फाइन, सॉरी इंजेक्शन बहुत फाइन, बहुत माइक्रो लेवल का होना चाहिए। तो अब बताओ, कोई अगर निडल इतनी डेलिकेट है, मतलब इतनी पतली है, तो क्या बहुत डेलिकेट होगी? डेलिकेट होगी।
तो अब अगर उस निडल को मैं इस बोर्ड के ये जो हार्ड बॉडी है ना इसमें टच कराऊं तो बताओ, फिर तो इसमें पोर हो जाना चाहिए ना? अरे नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, तो क्या होगा? अच्छा निडल टूट जाएगी। ठीक है, तो अच्छा इस बात से एग्री करते हो कि वो निडल डेलिकेट होगी? ठीक है, अच्छा तो वो किस सेल में इंजेक्ट हो सकती है? जो सेल भी डेलिकेट हो, समझ आया? और वो सेल एनिमल सेल होती है जो डेलिकेट होती है। रीजन कौन बता सकता है? उसमें सेल वॉल नहीं होती। अगर उसमें सेल वॉल नहीं है, इससे हमें क्या पता लगा कि हम इसमें माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा अभी भी पता नहीं, हो सकता है छोटे बच्चे की तरह सेल दूर भाग जाए। समझे? तो अब छोटे बच्चे को पकड़ना पड़ता है ना, पेरेंट्स बहुत टाइटली पकड़ते हैं ना, ऐसे ही हमें उस छोटी सेल को भी टाइटली पकड़ना पड़ेगा। और टाइटली पकड़ने का आसान तरीका क्या होता है? वैक्यूम की हेल्प से पकड़ना। जैसे वो फेविकोल का ऐड आता है ना, वो 2 गोले पहले कट करता है, फिर उनके बीच में वैक्यूम क्रिएट करा के जोड़ देता है, और फिर 2 हाथी से खिंचवाता है, बताता है कि ये फेविकोल की वजह से जुड़े हुए हैं। झूठ है वो एडवर्टाइजमेंट पता किसका कर रहा है? देखो 2 गोले जोड़ने के लिए फेविकोल की नीड ही नहीं है। और कह क्या रहे? फेविकोल खरीदो क्योंकि इससे जो दे बेजोड़ ऐसे कुछ बेतोड़ मजबूती, ऐसे कुछ बोलता है वो, जबकि कोई भी फेविकोल बेतोड़ मजबूती दे ही नहीं सकता। अब उसने जो एडवर्टाइजमेंट किया वो किसका किया? कि देयर इज ओनली वैक्यूम जो अनब्रेकेबल क्या दे सकती है? एडेसिव पावर दे सकती है। यानी कि फेविकोल का यूज करना बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल ना करें, फालतू पैसे बर्बाद ना करें, नहीं तो इतनी बेजोड़ मजबूती नहीं मिल पाएगी, है ना? क्योंकि अब फेविकोल बीच में लगा दोगे वैक्यूम क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। फिर 2 हाथी क्या, फिर तो पता लगा 2 चूहों की पूंछ में बांध दिया, गोला ही टूट गया। समझ पाए? खैर, तो अब आगे सुनो। तो वो सेल इधर उधर ना भागे इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वैक्यूम का। अच्छा अब ठीक है, सेल तो बहुत बड़ी होगी, क्या मोटी होगी? तो अब वो सेल में इंजेक्शन लगाने के लिए हम अंधाधुंध, जैसे तुम लोग बबल भरते हो ना तुक्के वाले, ऐसे निडल कहीं भी इंसर्ट कर दोगे ना, यानी कि न्यूक्लियस में ही निडल इंसर्ट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले न्यूक्लियस को देखना पड़ेगा। और देखोगे कैसे? चश्मे के नंबर को बढ़ा के ना। तुम्हारी दूरबीन तो यही है, क्या करोगे फिर? धूप में रख के देखोगे हैं? चलो खैर, तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से वो सेल देखेंगे, और ये पूरी प्रोसेस अंडर माइक्रोस्कोप ही होगी। समझ आ गया? अब अंडर माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में हम इस प्रोसेस को करा रहे हैं, तो अब उसमें एक्यूरेसी के चांसेस कम है ना? कम है क्या? क्योंकि हमने पहली बात तो सेल में ही निडल इंसर्ट किया, यही पता लगाना बड़ी बात है। फिर सेल में अगर हमने इंसर्ट कर भी दी, पता लगा साइटोप्लाज्म में छोड़ के चले जाए, साइटोप्लाज्म से अगर न्यूक्लियस में चले भी गए, वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने रिलीज कर भी दिया, हो सकता है वो लाइगेट ही नहीं हो पाया। समझ पाए? तो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ना। और बाकी अपने यहाँ तो तुम अगर कॉलेज में, अगर पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, अगर एक्सपेरिमेंट हो तुम तो कुछ करोगे ही नहीं। सिरंज ली ऐसे दीवार की तरफ और बोल दिया मैंने तो इसी में इंसर्ट किया था, टीचर ने बोल दिया इसमें दिख नहीं रहा, तो बोले अरे वो आसपास में कहीं हो गया होगा सर। अब आप मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजों में थोड़ी इनएक्यूरेसी तो रहेगी, है ना? खैर, ऐसे एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता था मेरी लैब में। मेरी एक मैम थी, तो वही मैम जिनका डायलॉग था IIT दिल्ली एमटेक। तो ब्राउन रिंग टेस्ट मेरे से आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा यार इसी को पूरा ब्राउन कर देते हैं। और बोलेंगे सर वो, बोलूंगा मैम वो रिंग तो बनी थी लेकिन डिसॉल्व हो गई, मैं क्या करूं? ये मुझे पता ही नहीं था वो इतनी ईजिली डिसॉल्व नहीं होती। तो उन्होंने मुझे जवाब में बोला कि बेटा रिंग डिसॉल्व हुई हो या ना हुई हो, अगर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे तो बेटा तुम्हें मैं इसी टेस्ट में डिसॉल्व कर दूंगी। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, वो मुझे आज भी याद है। इसीलिए डांट खा के जो चीज़ें सीखते हो ना, हमेशा बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। खैर, तो अब
माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से डीएनए इंसर्ट कराने में थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी है, क्योंकि हम एक्यूरेटली उसे इंसर्ट करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो ये प्रोसेस पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ प्रीफर की जाती है प्लांट्स में, हाँ एनिमल्स में। लेकिन प्लांट सेल में भी हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। कैसे? अगर हम उसकी सेल वॉल को हटा दें और उसके प्रोटोप्लाज्म को निकाल के हम उसमें इंसर्ट कराएं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म बोले तो सिर्फ क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी ना। अगर वो माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है तो प्लांट सेल को भी कर सकती है। तो ये प्रीफर कर की भी जा सकती है, किसके लिए? प्लांट सेल के लिए। समझ आ गया? तो अब ये प्रोसेस करते कैसे हैं वो देख लो। जैसे मान लो ये क्या है बेटा, कोई एक एनिमल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है आपकी माइक्रो इंजेक्शन है, और इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ये है, आपको ये इसमें इंसर्ट कराना है। सेल भाग सकती है तो इसलिए आपने क्या किया, यहां पे कुछ वैक्यूम की हेल्प से आपने इसे होल्ड कर लिया। होल्ड करके आप बताओ इसके साइटोप्लाज्म में छोड़ के आओगे क्या? तो कहां पे छोड़ के आओगे? इसके न्यूक्लियस में। यहां पे अगर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट छोड़ा, अब इसके मेन जीनोम से इंटीग्रेट होने के चांसेस भी कम है। अगर लेकिन बाई चांस हो गया अब तो फिर हमारा पर्पस रिजॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं हो पाया तो रिजॉल्व नहीं होगा। क्लियर? अगर हमें यही प्रोसेस करानी है किसमें? प्लांट सेल में। मान लो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में बाहर क्या होगी? सेल वॉल। हमने किसी तरह से इस सेल वॉल को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। अब इसमें क्या बची? सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। अब ये प्रोसेस हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हम प्रीफर ये नहीं करते। यहां तक चकाचक? ठीक है। फिर सर डायरेक्ट मेथड में और कोई प्रोसेस डायरेक्ट मेथड में और कोई प्रोसेस है जिसे प्रीफर किया जा सकता है? हाँ है। वो क्या है बेटा? जीन गन। अब जीन गन में क्या होता है वो देखो। चलो नेक्स्ट। अब इसमें जैसे गन में हम एक कोई गोली डालते हैं, चलाते हैं, तो उसमें काफी स्पीड से वो कहीं जाती है, जहां पे भी वो जाके टकराती है वहां पे कुछ पोर कर देती है, या फिर जैसे दीवार में आपने किया, हो सकता है दीवार में ही रुक जाए। दीवार पतली तो हो सकता है दीवार से बाहर भी चली जाए। समझ पाए? तो अब लेकिन वो जो गोली जाने की रफ्तार है वो इतनी ज्यादा होती है कि फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में, भाई आप फिजिक्स अप्लाई करो, क्या लगता है? थर्ड लॉ लगता है ना, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अब जितना वो दीवार पे फोर्स लगाती है, दीवार भी उस पे उतना ही फोर्स लगाती है, और टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि वो या तो उस दीवार को ही क्रॉस करके निकल जाती है या फिर उसमें जाके ट्रैप हो जाती है। समझ पाए? तो ऐसे ही हम यहां पे क्या करते हैं, अपने डिजायर्ड जीन को उतनी ही रफ्तार से सेल में सेंड करते हैं। हो सकता है सेल से टकराए तो सेल को चीर के आगे निकल जाए, हो सकता है सेल से टकराए और सेल के अंदर ही रह जाए साइटोप्लाज्म में, हो सकता है सेल से टकराए और न्यूक्लियस से टकरा के उसके जीनोम में जाके लग जाए, और हो सकता है सेल मेम्ब्रेन से टकराए और अंदर ही ना जा पाए। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। समझ आया? लेकिन अब हम कराते क्या है, हमारा पर्पस अच्छा किससे सॉल्व होगा? वो न्यूक्लियस तक जाए। न्यूक्लियस तक जाने के चांसेस कम है, बहुत कम है। लेकिन जीन गन से हम क्या करते हैं, बहुत बमबार्डिंग कराते हैं अपने डिजायर्ड जीन की। एक को नहीं भेजते, क्या पता एक मैंने भेजा पहुंचा ही नहीं वहां तक, तो हम क्या करते हैं, बमबार्डिंग कराते हैं। बमबार्डिंग में तो हजारों पार्टिकल्स को भेजेंगे, एक आध भी चला गया हमारे पर रिजॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे जीन गन होती कैसे। इस टाइप से होती है जीन गन। यहां पे हम हीलियम गैस की हेल्प से इसको क्या कराते हैं, बहुत हाई प्रेशर पे, बहुत हाई स्पीड पे आगे मूव कराते हैं। अब मूव कराने से पहले यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं।
अब क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत बड़ा होता है, 7-8 मीटर का है ना, 5-6 किलो का, नहीं ऐसा ही होता होगा ना कि ठीक है अब जब प्रोडक्ट बनवा ही रहे हो 8-10 किलो का जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजो, 8-10 क्विंटल प्रोडक्ट बनवा ही लो है, छोटा होता है क्या? तो अब सोचो अगर आप इसे बहुत रफ्तार में भेजा, आपने मान लो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आपने इसी को यहाँ पे लोड कर दिया डायरेक्ट, इतनी रफ्तार में भेजा कि यहां से तो बहुत रफ्तार से निकला, हवा में उड़ ही गया, समझ पाए? क्योंकि अगर उसका मास बहुत कम है तो अगर ज्यादा स्पीड से जाएगा, जा ही नहीं पाएगा, समझ पाए? तो अब ऐसे भेजना तो इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ मेटल्स पे क्या करा देते हैं, अटैच करा देते हैं। वो मेटल्स कैसी होनी चाहिए, एक तो इनर्ट होनी चाहिए, जैसे नोबल मेटल बोलते हो, नोबल का मतलब क्या है, इनर्ट। दूसरा टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, किसके लिए, सेल के लिए। पता लगा न्यूक्लियस में चली गई, फिर वहां पे कुछ और उसने कॉज करा दिया, टॉक्सिन्स की तरह काम कर गई, सेल डेथ ही करा दी, तब तो हमारा पर्पस रिजॉल्व हुआ या डिसॉल्व हुआ, डिसॉल्व हुआ ना। और हम पर्पस डिसॉल्व थोड़ी कराना चाह रहे हैं, रिजॉल्व कराना चाह रहे हैं। तो वो हम कैसी मेटल्स चूज करेंगे, नोबल एंड इनर्ट। और वो कौन होती है बेटा, गोल्ड एंड टंगस्टन। मान लो ये गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स हैं, हमने इस पे क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट खूब भर भर के इस पे अटैच करा दिए। अब इन्हीं मेटल्स को हमने जीन गन में लोड कर दिया, ठीक है। पीछे से हीलियम गैस की हेल्प से इससे इस पिस्टन को बहुत फास्ट मूव कराया, बहुत हाई स्पीड पे। और यहां पे ये क्या लगा हुआ था, ब्रेकर। ब्रेकर से क्या होगा, ये तो बहुत स्पीडली यहां पे आएगा, इसमें टकराएगा, ये तो यहीं पर रुक जाएगा। लेकिन ये पार्टिकल्स हैं, ये यहां से निकलते हुए कहां आएंगे, बाहर। और इसके आगे ही हमने क्या रख रखी है, अपनी सेल। प्लांट सेल, एनिमल, कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्लांट सेल में यूजली हम ऐसा करते हैं क्योंकि इतनी रफ्तार से आता है। एनिमल सेल को तो रप्चर करके ही आगे निकल जाएगा। तो एनिमल सेल में हम पहले वाला मेथड यूज कर लेते हैं। चलो अब दिखाऊं क्या, वो आपके लिए पता ही है कौन सा वाला, माइक्रो इंजेक्शन। प्लांट सेल में हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो जब ये बहुत रफ्तार से आएगा, इसमें बहुत सी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये यहां तक आए ही ना, हो सकता है स्पीड कम रही हो, ना आ पाए, हो सकता है यहां तक आए लेकिन ये सेल वॉल को क्रॉस ही ना कर पाए, लेकिन हो सकता है कि ये इस सेल वॉल को तो क्रॉस कर जाए लेकिन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ना कर पाए। और हो सकता है सेल मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर जाए लेकिन इसके न्यूक्लियस में ना जा पाए। और हो सकता है इसके न्यूक्लियस में तो चला जाए लेकिन इसके जीनोम से इंटीग्रेट ना हो पाए। हो सकता है इसके जीनोम से भी इंटीग्रेट हो जाए। अगर ये जीनोम से भी इंटीग्रेट हो गया, हमारा पर्पस रिजॉल्व हुआ या डिसॉल्व, रिजॉल्व। हमें यही तो चाहिए था। इस तरह से हम किसी प्लांट सेल में क्या करते हैं, जीन गन की हेल्प से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को विद आउट यूज ऑफ एनी वेक्टर इंसर्ट कराते हैं। हाँ, इसके चांसेस कम होते हैं लेकिन मेथड तो है, समझ पाए? अच्छा, प्लांट सेल में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से कोई भी मेथड फॉलो करके जीन को इंसर्ट कराना हो तो कौन सा मेथड फॉलो करोगे, कौन सा? अच्छा, वो फिज वाला या ये वाला, फिज वाला, ना कि दिस वाला, ठीक है। अब फिज वाले में क्या क्या करना होता है, वही एक 35 रुपए की फिज, एक 50 रुपए का गिलास, एक 250 रुपए की चेयर और फ्री का व्यू। समझ पाए? कुछ खर्चा हुआ इसमें, देखो कहां सोने की बात हो रही है, समझ पाए? फिर इसके बाद जीन गन, उसमें पॉसिबिलिटी कितनी कम, तो बताओ कौन सा चूज करोगे, इनडायरेक्ट वाला। एकदम वो ऑटोमेटिकली सब चकाचक चलता रहेगा, ना हमें मॉनिटरिंग करनी है ना कुछ करना है। समझ आ गया? अच्छा, एनिमल सेल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से अगर दो ऑप्शन हो, कौन सा चूज करोगे? सोचो बेटा, गलत ही तो होगा, सीखेंगे। बताओ। हाँ, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, हाँ है तो। अब सोच लो, तुम में देखो इंटेलिजेंस है ही नहीं। अब तुम में अगर इंटेलिजेंस क्रिएट करानी है तो इंटेलिजेंस का जीन तुम्हें चाहिए। अब क्या तुम्हारी दिमाग की सेल में डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। हाँ, अगर करा सकते होते तो आज सुबह ही मैं कराता और ये वाला डाउट ही नहीं आता। समझ पाए? तो अगर अब
वो इंटेलिजेंस वाला जीन तुम्हारे ब्रेन में पहुंचाना है तो उसका समय गया, ये समय बहुत पहले था। अगर आपकी उम्र 18-20 साल है तो 20 साल पहले हो पाना पॉसिबल था। उस टाइम पे पता ही नहीं था कि हाँ ये डाउट भी आएगा, है ना? नहीं, अब पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। अच्छा, अगले जन्म नहीं, अगले जन्म ऐसे बोलो कि हमारे लिए जीन मिल ही जाए, गलती से ही सही, कोई ऐसी म्यूटेशन हो जाए कि हाँ खैर। तो अच्छा चलो, अच्छा एक अच्छी चीज निकल के आई, जैसे इसी डाउट से मेरे दिमाग में आया कि जो इस बच्चे ने पूछा कि क्या अब नहीं हो सकता, मान लो वो इंटेलिजेंस का जीन क्या अब मेरे में इंसर्ट नहीं हो सकता, तो इसी से अब मेरा दूसरा डाउट आपसे, मतलब डाउट तो क्या, दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि बताओ प्लांट में हम टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से क्या अब कोई करेक्टर एक्सप्रेस करा सकते हैं? अच्छा डाउट आया इसका, मतलब डाउट तो क्या, मतलब वो लाइन इसने सही बोली, एक चीज पकड़ में आ गई। बताओ इस मेथड को अगर हमने फॉलो किया, ये वाला प्रोडक्ट क्या आज के प्लांट्स में ले सकते हैं? ले सकते हैं? नहीं। आपने टिश्यू बनवा लिया, क्या पता वो टिश्यू कहां पे बना, उस टिश्यू में ही तो वो बन पाएगा, लेकिन हमें तो पूरे प्लांट से ही वो प्रोडक्ट चाहिए ना। जैसे कि मान लो हमारे लिए राइस का प्लांट है, राइस के प्लांट में विटामिन ई इनरिस्ट चाहिए, कि हम चाहते हैं विटामिन ए उसमें ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें मान लो हमने जस्ट एज्यूम करो, पहली बात तो डाइकॉट में होता है, लेकिन एज्यूम करो, राइस छोड़ो, चलो मैंगो का ले लो, हम चाहते हैं कि मैंगो में फ्रक्टोज ज्यादा हो या फिर ये विटामिन ज्यादा हो, हमने उसका जीन इंसर्ट करा दिया, तो ठीक है ये प्लांट था, हमने उसमें इन्फेक्शन कराया, क्या पता किस टहनी में होगा, किस ब्रांच में होगा, उसी ब्रांच के आम में वो चीज मिलेगी, तो ये अच्छी चीज है नहीं। तो हमें इंसर्ट कहां कराना चाहिए, मान लो कोई प्लांट है, इस प्लांट के जो फ्लावर होंगे उसमें एंथर होगा और ओवरी होगी, ठीक है, मेल गैमीट होंगे और फीमेल गैमीट होंगे, हम क्या करें, इनके मेल और फीमेल पार्ट में ही अगर उस जीन को इंसर्ट करा दें, तो जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन बनेगा या फिर फ्लावर से जो ओवरी बनेगी, उससे जो ओव्यूल बनेगा, उन सभी में क्या ये जीन पहुंच जाएगा? बताओ, पहुंच, इसमें इतना सोचने का क्या है, क्या? हाँ बेटा, हाँ ठीक है, मैंने बोल दिया फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा। बताओ, इसमें फर्टिलाइजेशन भी हुआ, सीड भी बना। अगर हमने इसके एंथर या फिर ओवरी में वो जीन इंसर्ट करा दिया, मतलब हमने इन्फेक्शन कहां कराया, ओवरी के पास या फिर एंथर के पास, तब जो पॉलन ग्रेन बनेंगे या फिर जो ओव्यूल बनेगा, वो इन्फेक्शन उसमें भी तो जाएगा, वो टीआई डीएनए, वो सॉरी टी डीएनए सेल में अपने आप ही तो जाता है। जैसे मान लो जस्ट एज्यूम करो, एक ये फ्लावर है, इसकी ये ओवरी है, हमने यहां पे हल्का सा कट लगाया, मान लो ये मैंने कट लगाया, और यहां पे हमने क्या कर दिया, टीआई प्लाज्मिड का इन्फेक्शन करा दिया। अब वो टीआई प्लाज्मिड क्या करेगा, टी डीएनए को इसके अंदर भेजेगा, किसी ना किसी सेल में जाएगा, सेल में गया तो उसका इंटीग्रेटेड पार्ट खुद बन जाएगा, क्यों, इंटीग्रेज एंजाइम सिक्रिएट करेगा, इंटीग्रेज एंजाइम सिक्रिएट किया तो इसकी सेल के, जिस सेल के अंदर गया उस सेल में या उस सेल के डीएनए में इंटीग्रेट हो गया। अब उस सेल से अगर क्या बना, ओव्यूल, तो ओव्यूल में पहुंच गया, ओव्यूल फर्टिलाइज हुआ, सीड बना, सीड में पहुंच गया, सीड जर्मिनेट हुआ, प्लांट बना, प्लांट में पहुंच गया, प्लांट जर्मिनेट होके ट्री बना, ट्री में पहुंच गया, उसका एक्सप्रेशन सारे फ्रूट्स में आ गया। समझ पाए? तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हमेशा कहां करानी चाहिए, अगर प्लांट्स की बात की जाए तो फिर ओवरी या फिर एंथर में, एनिमल की बात की जाए तो जाइगोट में, या फिर वो जाइगोट की जो सेल्स जो टोटिपोटेंसी शो करती हैं वहां पे। क्लियर?
तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड समझ आए? ठीक है, अब इसके बाद ये सामने मैंने इन्फेक्शन करवा दिया, ब्रांचेस बनेंगे, सेल्स बनेंगे। ठीक है, इन्होंने बोला है अगर कोई छोटा प्लांट है, मैंने सेम में इन्फेक्शन करा दिया, तो मैं कोई ऐसे क्लियर कट मना नहीं कर रहा हूं कि इसके अलावा आप कहीं पे इन्फेक्शन नहीं करा सकते, आप इसके अलावा भी इन्फेक्शन करा सकते हो, लेकिन वो प्योर प्लांट नहीं होगा, उसकी प्लांट की हर सेल वैसी नहीं होगी। अगर हमें प्योर प्लांट चाहिए तब हमारे लिए इन्फेक्शन क्या कराना पड़ेगा। ऐसे तो फिर जैसे ये मैं सोच रहा, मैं आपको बार बार टीज कर रहा हूँ, बस जस्ट फॉर किडिंग। जैसे यही है, इंटेलिजेंस का जीन अगर मैं अभी आपके ब्रेन में डाल दूं, जीन तो पहुंच जाएगा, इंटेलिजेंस तो नहीं आएगी ना, समझ पाए? तो इसीलिए हम किसी चीज को अगर प्योर या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म में अपने डिजायर्ड जीन को एक्सप्रेस कराना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है? अगर प्लांट है तो फिर उसके ओवरी, या फिर और अगर एनिमल है तो फिर, आया समझ? ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड समझ आए। अब ये पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, एक्सप्रेस किया है या नहीं किया है, अब ये भी तो पता हो, तभी तो हम इसके लिए लार्ज लेवल पे रेप्लिकेट कराएंगे, तभी तो लार्ज लेवल पे इसका प्रोडक्शन कराएंगे। तो वो पहुंचने की जो प्रोसेस है, पहुंचा है नहीं पहुंचा है, ये पहचानने की जो प्रोसेस है, उसे क्या बोलते हैं? सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, यानी कि TR। यहां तक क्लियर? ठीक है, तो अब वो कल जब सारे बच्चे होंगे 12th वाले भी, तब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहां तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड समझ आ गए सारे? ठीक है, कौन से क्वेश्चन का आंसर? एनिमल सेल में वही जो जाइगोट की हेल्प, अच्छा जाइगोट वाले में आपको ये लग रहा है कि डायरेक्ट हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर किया तो वो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, सीखो। उसमें हम वेक्टर्स का यूज करते हैं। अब वो जो वेक्टर्स हैं उसमें यूज कौन करते हैं? रेट्रोवायरस, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। जैसे आप इसमें यहाँ पे अटैच भी कर सकते हो, लिख सकते हो, ये है, इसमें हम यूज करेंगे इसका अच्छा डिसआर्म्ड क्यों? नहीं तो फिर वो और भी इन्फेक्शन कर देगा ना, तो हम डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस का यूज करते हैं एज वेक्टर एनिमल सेल में। एनिमल वेक्टर ये होता है, ठीक है। बाकी हम